स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स की वर्कशीट की एक्सरसाइज 1 का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट देयर इज अ मैन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यू नीड टू राइट डाउन द टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो कोई भी पर्सन कभी भी आपको ऐसे दिया हुआ डायरेक्शन के साथ में, तो आप प्रोसीड करें वेक्टर्स से. पहले चल रहा है ये 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी मैं लिख सकता हूँ 30 जे कैप. फिर चला 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट को हम लोग आई कैप से लिखते हैं, सो आई कैन राइट इट एज 20 आई कैप. एंड फाइनली इट इज मूविंग विद 30√2 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट. सो वेस्ट इज माइनस आई कैप, साउथ इज माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2. सो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया. जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप, ठीक है, माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप. ये वैल्यू निकल के आ रही है. तो आप देख रहे हैं ये दोनों भी कैंसिल आउट हो चुके हैं. जब ये कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास बचा -10 आई कैप. इसका मतलब क्या हुआ कि ये चल रहा है 10 मीटर माइनस आई कैप यानी टूवर्ड्स वेस्ट, राइट. सो this would be the answer of this question. Now let's discuss the question number 2. In this question it is given that there is a body moving in a circular path, curved path of quarter circle. So मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, right. अब इसके क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये चलेगी इतना पार्ट, ये वाला पार्ट ही चलेगी, ठीक है. और आपको जब ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो ये बन गया क्वार्टर सर्कल. तो जब क्वार्टर सर्कल में चलती हुई जाएगी तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताना है. तो अगर आप यहाँ इसका रेडियस r मान लो बेटा, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू आपके पास में आएगा टोटल होता है 2πr. अगर पूरा राउंड चलता तो 2πr और एक क्वार्टर बाई 4 बन जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ गया आपस में πr/2. जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो ये आएगा आपस में डिस्प्लेसमेंट. तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2r. कैसा है √2r भाई, ये r ये r, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली तो √2r आ गया. सो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज √2r. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में आ रहा है πr/2 अपॉन √2r. तो आप देख रहे हैं r से r स्वाहा. सो आपके पास में पाई का वैल्यू 22/7 अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 2 पहले से है इंटू √2. तो यहाँ पर आपके पास में ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 11 टाइम. जैसे 2 से 11 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो आंसर बन गया 11 डिवाइडेड बाय 7√2. दिस वुड बी द रेशियो. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. दिस वुड बी योर आंसर. सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज 3 particles PQR are situated at the same point A. So what is given in the question? This is a circular track and 3 particles are situated at point A at this point. Now the particle is P is moving on this path. ऐसे particle P इस path पर चलता हुआ यहाँ पहुँचा है. This is the path on which the particle P is moving. राइट. तो पार्टिकल P ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, अगर आप देखें तो टोटल सर्कल चलता तो 2πr चलता. यहाँ पर इसने इस सर्कल का 3/4 पार्ट ट्रेवल किया है, इसलिए इसने 3/4 ऑफ 2πr यानी कि इसने 3πr/2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है. जब नेक्स्ट पार्टिकल के बारे में बात करें तो अगले पार्टिकल इन्होंने Q दिया हुआ है. Q पार्टिकल यहाँ से सेंटर पे गया और यहाँ से इस प्लेस पर आ गया. तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, r और r. क्यों? क्योंकि इसका जो पाथ है वो पाथ ये वाला दिया हुआ है, ये Q पार्टिकल का पाथ है. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल Q इज r + r दैट इज 2r. अब आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा है, यानी SP/SQ निकालना है. जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3πr/2 अपॉन 2r. तो आप क्या देख रहे हैं, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा
3π/4. This would be the answer of this question. Solve question number 4. इसमें दिया हुआ है कि displacement of the particle is 0. A particle has 0 displacement. Then the distance, यानी कि 0 डिस्प्लेसमेंट देख के आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ बोलने को बोला है. तो गाइस देखो, अगर पार्टिकल जहाँ से चला वहीं पर आ गया, यानी इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास में 0. लेकिन डिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी दैट वुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, राइट. नेक्स्ट, ये तो हुआ केस फर्स्ट कि जहाँ से चले वहीं पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने पर डिस्टेंस 0 नहीं है. लेकिन केस 2, मान लेते हैं कोई पार्टिकल जहाँ है वहीं पर रहे, यानी रेस्ट में रहे. अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही प्लेस पर खड़ा हुआ है, यानी इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सब सेम है और इसने कोई पाथ ट्रेवल ही नहीं किया. और हम जानते हैं जो डिस्टेंस होती है वो होती है एक्चुअल पाथ लेंथ. तो यहाँ पर इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा और डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक ही जगह पे स्टिल खड़ा हुआ है, इस वजह से, राइट. तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकती और डिस्टेंस 0 हो भी सकती है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मे और मे नॉट बी 0. May not be 0. This would be the answer of this question. Let's move to the next question. In this question, इन्होंने बोला हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इज 0. पिछले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जो था वो आपका 0 था, अब इन्होंने डिस्टेंस को 0 कर दिया और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला है. अब अगर कोई पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है, दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट. तो फिर डिस्प्लेसमेंट का तो 0 होना मस्ट है. अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 मस्ट है, क्योंकि पार्टिकल चलेगा ही नहीं ना, वो एक्चुअली कोई से पाथ पर चला ही नहीं है, तभी तो उसका डिस्टेंस 0 हुआ है. सो व्हाट आई कैन से कि इन दिस सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0. इसलिए इसका आंसर ये बन रहा है. ठीक है, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक पार्टिकल ने अपनी लोकेशन को चेंज कर दिया. मान लेते हैं वो इनिशियली यहाँ पे खड़ा हुआ था, फाइनली यहाँ चला गया. तो अगर लोकेशन को चेंज कर दिया है तो लोकेशन को चेंज करने का मतलब ये होगा ना स्टूडेंट्स कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी उसका डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है. और लोकेशन को चेंज करने का मतलब ये भी हुआ ना कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अलग अलग है. और अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ओवरलैप नहीं कर रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसका नॉन ज़ीरो होगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ वुड बी नॉन ज़ीरो अगर पार्टिकल ने अपनी लोकेशन बदली है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंप्लीट राउंड लगाने में एक एथलीट को 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट होके घूम के पूरा अगर ये इसी प्लेस पर आएगा तो उसको लगेगा 20 सेकेंड का टाइम, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड होने में. अब आप देखो टोटल टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. अब आप जानते हैं 2 मिनट यानी कि आपके पास में हो जाएगा कितना, 60 × 2 + 20, तो आपके पास में टोटल आ गया 140 सेकेंड. अब अगर आप 140 सेकेंड को भाई देखो 20 सेकेंड में इसको कंप्लीट एक राउंड लग रहा है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लगेंगे. तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे आपके पास में 140 / 20, यानी इसने 7 राउंड लगाए. तो पहले राउंड के बाद में जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, दूसरे राउंड के बाद में वहीं पहुंच गया, ऐसे 7th राउंड के बाद में भी वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से कि वो चला है. इस वजह से अगर मैं इस पार्टिकल के यानी इस पर्सन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 0. इसलिए आपका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ड्रंकर्ड पर्सन है जो कि पहले जाता है 5 मीटर फॉरवर्ड और उसके बाद में वापस से लौट के आ जाता है वो 3 मीटर.
यानी कि इस पर्सन को ये जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इसको चलने में 2 मीटर, इसको अगर नेट चलना है यानी फॉरवर्ड मोशन करना है, ठीक है, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास में 2 मीटर है तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है दैट डिस्टेंस इज 8 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो यहाँ इसको जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी दैट इज 5 + 3, सो डिस्टेंस इज व्हाट, 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पर पहुँचा है, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 2 मीटर। यानी हम बोल सकते हैं कि इसको 2 मीटर फॉरवर्ड जाने के लिए 8 मीटर का पाथ चलना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन चल रहा है ऐसे एक रोड के ऊपर और यहाँ पर कहीं पे गड्ढा बना हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है टोटल जहाँ से चलना स्टार्ट किया दैट इज़ 11 मीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, इसको करने का एक ही तरीका होता है कि इस पर्सन को चला के देखो आप। जैसे आपने पहले इसको 5 मीटर आगे चलाया, नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि जो पिट है वो 11 मीटर पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 मीटर आगे जाएगा और वापस आएगा, और नेट जो चलेगा दैट इज़ ये 2 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट डिस्टेंस इज़ 8 मीटर। 2 मीटर आगे चलने के लिए डिस्टेंस चल रहा है ये कितना, 8 मीटर। अब बची कितनी डिस्टेंस बेटा, 9 मीटर। तो अगर ये 9 मीटर फॉरवर्ड जाना चाहता है तो पहले इसको 5 मीटर आगे चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे 5 मीटर आगे चलेगा तो फिर वापस से 3 स्टेप बैकवर्ड चला जाएगा, तो नेट इसका फिर से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आगे की तरफ 2 मीटर। जब 2 मीटर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसके लिए चला कितना, ये चला अब 8 मीटर फिर से, ठीक है। यानी 4 मीटर आगे चलने के लिए ये 16 मीटर ऑलरेडी चल चुका है। अब बची कितनी, अब बची 7। अभी एक साथ चलता है 5, तो जब 5 चलेगा तब भी अभी पिट नहीं आया है, तो अब क्या होगा, फिर से ये 2 मीटर आगे पहुंच जाएगा। और 2 मीटर आगे पहुंचने के लिए कितना चलेगा, फिर से चलना पड़ेगा इसको 8 मीटर, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, अब बचा कितना, 5 मीटर। जब 5 मीटर बचा तो जैसे ये यहाँ से चलता हुआ 5 मीटर आगे आएगा तो यहाँ तो गड्ढा है और इसमें ये फॉल हो जाएगा, राइट। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर इसको एग्जैक्ट 5 मीटर ही बचा था इसलिए गड्ढे में चला गया है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सबका सम करोगे तो दैट इज़ व्हाट, 29 मीटर। और इसको एक स्टेप लेने में जो कि 1 मीटर का था, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको गड्ढे में गिरने में टोटल जो टाइम लगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 29 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज अ कार एंड दैट कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, राइट। ये आपको दिया हुआ है और उस ट्रैक का जो आपको रेडियस दिया हुआ है दैट रेडियस इज हाउ मच, 10 मीटर। अभी कार मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई, राइट, और यहाँ से स्टार्ट होके पूरा घूम के आएगी और पूरा घूम के आके इसी पॉइंट पर जब पहुँचेगी जहाँ से चली है वहीं पर जब ये पहुँचेगी, तो यहाँ से स्टार्ट हुई यहीं पर अगर अपनी जर्नी को एंड करती है तो जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज इक्वल्स टू 6.28 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इसको, राइट। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिकल जहाँ से चला है वहीं पहुँच गया, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया बेटा 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तो हो गई आपके पास में 0, राइट। अब एवरेज स्पीड के बारे में बात करो, जब एवरेज स्पीड के बारे में बात करोगे यहाँ पर तो आप क्या देख रहे हो कि पार्टिकल यहाँ पूरा कंप्लीट राउंड लगाने में जो टाइम लगा रहा है दैट इज 6.28 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, तो अगर ये कंप्लीट राउंड लगा रहा है तो इसको चलना पड़ेगा 2πr डिवाइडेड बाय 6.28। अब आप जानते हो पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 6.28, तो ये दोनों तो यहाँ पर स्वाहा। सो आर का वैल्यू 10 दिया हुआ है इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर बन जाएगा। सो व्हाट आई कैन से कि इन दिस सिचुएशन द एवरेज वेलोसिटी इज 0 एंड द एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा कि एक पार्टिकल जो भी टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, ठीक है, यानी मान लो टोटल डिस्टेंस
2s है, ठीक है, तो अचीव डिस्टेंस s होगी। ज़रूरी नहीं है आप 2s लो, आप टोटल डिस्टेंस को s भी ले सकते हो। अगर s लोगे तो s/2 और s/2 बन जाएगी, लेकिन मुझे ऐसे करना आसान लगता है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आधी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, राइट। अब बची हुई डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लेते हैं इसको टाइम लगता है t, तो इन्होंने बोला कि t टाइम का आधा टाइम यानी t/2 टाइम ये चल रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड से, और बचा हुआ आधा टाइम यानी t/2 टाइम चल रहा है ये 7.5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। और आपसे एवरेज स्पीड पूछिए। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है बेटा, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यानी s + s डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आप देखो सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये देखो ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर टाइम के बारे में बात करूं तो जो टाइम लगा होगा दैट इज़ व्हाट s/12। अब आप बोलेंगे s/12 क्यों लिखा, क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, राइट। प्लस नेक्स्ट टाइम भी निकालना पड़ेगा आपको, तो नेक्स्ट टाइम टोटल हमने यहाँ लिखा हुआ है t टाइम, ठीक, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कि आपके पास में टोटल डिस्टेंस s है, तो क्यों ना हम एक काम करें यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है s, ठीक है। अगर मैं यहाँ t/2 टाइम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4.5 से, t/2 टाइम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7.5 से, और इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस का वैल्यू बन जाना चाहिए। सो आई कैन राइट द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 4.5 इंटू t/2, स्पीड 7.5 इंटू t/2। तो आपके पास में आ गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 12 इंटू t/2 यानी 60, यानी कि टाइम का वैल्यू बन गया आपके पास में s/6। तो यहाँ पर आपके पास में टाइम आ गया s/6, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 2s/s/12 प्लस s/6 यानी बन जाएगा आपके पास में 2s आपके पास में s तो बाहर निकाल लो, 12 LCM ले लो, तो बन गया 1 + 2, ये वैल्यू बन गई। s से s कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा आपके पास में कितना 2 × 12 डिवाइड बाय 3, तो ये 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो एवरेज स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है एवरेज स्पीड के। अब हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर एवरेज स्पीड के इक्वल आ रहा है तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही इसका मैग्नीट्यूड बन सकता है। और ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप क्या देख रहे हो, पार्टिकल तो सेम है ना, सेम पार्टिकल के लिए तो बोल रहा है वो, तो टोटल टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। जब टोटल टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास में क्या निकल के आ गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल आ रहा है टोटल डिस्टेंस की, ठीक है। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल जब ही हो सकती हैं जबकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहा हो, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल जब ही होती है जबकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रहा हो, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन सेम डायरेक्शन, तभी ऐसा हो पाएगा, इसलिए यही इसका आंसर बन जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि पार्टिकल जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो s है, तो इस टोटल डिस्टेंस का s/3 डिस्टेंस ये चल रहा है v1 से, बचा हुआ s/3 डिस्टेंस चल रहा है ये v2 से, और लास्ट s/3 डिस्टेंस चल रहा है ये v3 से, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो अगर आप इन सब का सम कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस तो s बन गई,
डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो यहाँ पर चलने में जो टाइम लगेगा द टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो s/3 अपॉन v1, फिर जो टाइम लगेगा s/3 अपॉन v2, फिर लगेगा s/3 अपॉन v3, ठीक है। तो s सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 टाइम ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2, और यही आपका एवरेज स्पीड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, और एक कार को ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई d, इस पर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, और वापस लौट के आने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो यहाँ देखोगे तो टोटल टाइम जो इसको लगेगा वो लगेगा 5 आवर्स, ठीक है। और जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जाने में d आने में d, तो टोटल डिस्टेंस 2d। इसलिए जब एवरेज स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी आंसर आ जाएगा 2d अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा कि एक ट्रेन टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को आप 2s मान लो, तो हाफ डिस्टेंस s आ जाएगी। ये मैं इसलिए मानता हूँ ताकि कैलकुलेशन में s/2 ना करना पड़े, ठीक है। आप s/2 भी ले सकते हो, ठीक है। हाफ डिस्टेंस चल रही है ये किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से। बची हुई हाफ डिस्टेंस किससे चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से। और आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उस टाइम का वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास में एस तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन यहाँ एलसीएम आ गया 120, तो 3 + 2, तो आपके पास बन जाएगा 2 × 120 डिवाइडेड बाय 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 24 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यही इसका एवरेज स्पीड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ बेटा एक पार्टिकल टोटल डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस, यानी कि s/3 डिस्टेंस, तो बचा कितना, 2s/3, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस को s मान लिया। तो 1/3 डिस्टेंस s/3 चल रहा है किससे, और बाकी बची हुई डिस्टेंस किससे चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। और आपसे पूछा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का सम करोगे तो ऐसे तो बन रहा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस इज s/3, स्पीड इज 20, तो s/3 डिवाइडेड बाय 20, फिर आ जाएगा 2s/3 डिवाइडेड बाय 60। तो आप क्या देख रहे हैं, एस तो सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/1/60, और ये बन जाएगा 30, तो 1/90, तो ये बन गया आपके पास में। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया इसका 180, तो 3 + 2, तो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास में आ जाएगा 3 एंड देन 30, तो 6, तो 36 किलोमीटर पर आवर। This would be the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले चल रहा है ये 15 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस चला 15 × 2। फिर चल रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड के लिए, तो 5 × 8, तो ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम देखोगे 2 सेकंड पहले चला, 8 सेकंड बाद में चला, तो आपके पास में आ जाएगा 30 + 40 डिवाइडेड बाय 10, यानी
7 मीटर पर सेकेंड यहाँ एवरेज स्पीड हो जाएगी। यहाँ हमने डायरेक्शन पे ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने स्पीड पूछी थी। अगर वेलोसिटी पूछता, एवरेज वेलोसिटी पूछता, तो हम डायरेक्शन पे ध्यान देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, इसका रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी पार्टिकल मोशन में, रेस्ट में नहीं है, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उस केस में हर कंडीशन में, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होती है उसका वैल्यू इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होती है उसका वैल्यू मोर देन हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों को मर्ज कर दें तो डिस्टेंस का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस के बारे में बात करूँगा बेटा, तो क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 के इक्वल आएगा, राइट, इसलिए यही आपका आंसर बन जाएगा। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो क्या होगा। तो देखो भाई, ये बॉडी मोशन में है और हम जनरल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट बनता है, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो आप सोचते हैं कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होने पे इसका रेशियो ज़ीरो भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है और ऐसा ऑप्शन में कहीं पर बना हुआ भी नहीं है। तो 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन यही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो जो एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस, तो पहले चला ये 3 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड के लिए इतनी डिस्टेंस चलेगा। फिर चला ये 4 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड के लिए। फिर चला ये लास्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड के लिए। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे तो टोटल टाइम आ गया पास में 20 × 3, तो 3 टाइम 20 है ना, तो 20 सब जगह कैंसिल आउट हो गया। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, यानी एवरेज स्पीड आ गई आपस में 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल चल रहा है हाफ डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है, और ये चल रहा है किससे 100 मीटर पर सेकेंड से। फिर चला ये रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर, रिमेनिंग हाफ 10 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपको हमने बताया था अगर डिस्टेंस सेम होती है तो हार्मोनिक मीन होता है एवरेज स्पीड। तो हार्मोनिक मीन करोगे तो 2 टाइम ऑफ v1 v2 अपॉन v1 + v2 बन जाएगा। तो आप पास में आ जाएगा 2 टाइम ऑफ 50 × 100 डिवाइडेड बाय v1 + v2 यानी 150। तो ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, यानी आप पास में आ गया 200 डिवाइड बाय 3, यानी आंसर बन जाएगा 66.666, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 66.67, ठीक है। और अगर इसको ऑप्शन देखो तो और राउंड ऑफ किया हुआ है तो 66.7 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपका बन जाएगा, एंड दिस वुड बी योर आंसर। जरूरी नहीं है आप इसको हार्मोनिक मीन से करो, ठीक है, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 10 किलोमीटर अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 किलोमीटर अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे किलोमीटर सब जगह कैंसिल आउट हो गया, यानी कन्वर्शन भी आपको करने की जरूरत नहीं है, तब करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक। Let's solve next question. In this question, it is given that there is a particle moving on the straight line and it covers half distance. So let's suppose the total distance is 2s, so half distance would be s.
half distance with the speed of v1, then they are saying that the remaining half distance, that is s, is covered for the half time, यानी टोटल मतलब रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस चलने में जो भी टाइम लग रहा है उसका हाफ टाइम, तो मान लेते हैं कि रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है t, उसका हाफ टाइम यानी t/2 चल रहा है ये v2 स्पीड से, बचा हुआ टाइम यानी कि t/2 टाइम चल रहा है ये v3 स्पीड से, और आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, टोटल डिस्टेंस यानी s प्लस एस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी s/v1, और आप देख रहे हैं रिमेनिंग के लिए मैंने टाइम t बोला हुआ है। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए मुझे इस टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूँ कि इस t/2 को v2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और t/2 को v3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये डिस्टेंस आ गई, ये भी डिस्टेंस आ गई, इन दोनों डिस्टेंस का सम करने पर ये वाली डिस्टेंस आनी चाहिए। भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर सम करते टोटल डिस्टेंस बन गई, यानी s इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में v2 इंटू t/2 प्लस v3 इंटू t/2, ये वैल्यू आ गई पास में। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3 इंटू t/2, यानी टाइम का वैल्यू बन गया 2s अपॉन v2 plus v3. So if I substitute the value of time over here, then this would be 2s upon s by v1 plus 2s upon v2 plus v3. अब s से s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 अपॉन एलसीएम ले लो v1 इंटू v2 प्लस v3 को, तो आपस में आ जाएगा ऊपर v2 प्लस v3 प्लस 2 टाइम ऑफ v1, यानी ये निकल के आ गया 2 टाइम ऑफ v1 इंटू v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3 प्लस 2 टाइम ऑफ v1, and this would be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू द पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू द पाथ लेंथ। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इक्वल दिया हुआ है पाथ लेंथ के, और जो कि नहीं होता है, इस वजह से दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें बोला हुआ है कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो जनरली ग्रेटर होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब हम लोग टाइम ऑफ ट्रेवल को डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो हमारे पास में यही तो चीज़ निकल के आती है, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इसमें बोला हुआ है एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, राइट, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी चल रहा है, तो वेलोसिटी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो सकती है, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया है। अगर कोई भी पार्टिकल नॉन ज़ीरो वेलोसिटी चल रहा है तो स्पीड कैसे ज़ीरो हो सकती है भाई, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट, इसमें बोला हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ द एवरेज स्पीड। तो अब एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। अब वापस से इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, ठीक है।
ये हमेशा नहीं होता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में ही पॉसिबल है. सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट्स वाई दिस वुड बी द फॉल्स. सो द फॉल्स कितने हो गए आपके पास में? 1, 3 एंड 4. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गए और यही आपका आंसर बन गया क्वेश्चन. इसमें दिया हुआ है पोजीशन इज इक्वल्स टू ए कॉस एंड टी और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है. तो हम जानते हैं वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी. और हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस टी, क्योंकि साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है. एंड दिस वुड बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू के टी, जहाँ पर के का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो आपके पास बन जाएगा ये 2t. तो वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 2t और आपसे बताना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये 3 सेकंड में. तो हम जानते हैं वेलोसिटी होती है डिस्टेंस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर आप देखो तो ds की वैल्यू आप लिख सकते हो 2t dt इक्वल. टोटल निकालना चाहोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो s इज इक्वल्स टू t 0 से लेके आपको करना पड़ेगा 3 सेकंड तक. तो 2 टाइम ऑफ t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक. तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो आ गया आपके पास में 9 मीटर. अब यहाँ पर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये तो वेलोसिटी दे रखी थी, आपने तो इसको स्पीड के जैसे ट्रीट कर दिया. तो मैंने इसको स्पीड के जैसे इसलिए ट्रीट किया क्योंकि यहाँ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस कंडीशन में आप इसको वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो बात बराबर है, इसलिए मैंने ऐसा किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें दिया हुआ है आपको कि पोजीशन जो है दैट इज इक्वल्स टू AT पावर 2 माइनस BT पावर 3 और आपसे पूछा है कि बताइए कि वो टाइम क्या होगा जबकि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए. तो पहले एक्सेलरेशन तो निकालें, तो वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt. तो यह आ जाएगा आप पास में 2AT माइनस 3BT स्क्वायर. ये तो आया वेलोसिटी. एक्सेलरेशन निकालोगे तो आप पास में आ जाएगा 2a, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना बेटा, माइनस ऑफ 6BT एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक्सेलरेशन टाइम बताना है जबकि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो. तो मैंने एक्सेलरेशन 0 कर दिया. अब यहाँ पर एक बात सोच रहे होंगे आप कि यहाँ पर मैंने क्या करा है कि वेलोसिटी को v लिखा है लेकिन एक्सेलरेशन की स्पेलिंग लिखी है, एक्सेलरेशन नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी a दिया हुआ है. तो अगर a लिख देते हैं ना तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया. तो आप बताना टाइम जबकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इसको मैंने 0 कर दिया एक्सेलरेशन को. तो 2a इज इक्वल्स टू 6BT. तो फिर मेरे पास में यहाँ कैंसिल आउट हो गया ये 3 टाइम्स. तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा a/3b और यही मेरा आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट और उसका वैल्यू दिया हुआ है t³ माइनस ऑफ 6t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस 4 और आपसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जबकि एक्सेलरेशन 0 है. तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें ds बाई dt. जैसे डिफरेंशिएशन किया तो आ गया 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस 3. अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना? 6t माइनस 12. अब इन्होंने बोला है वेलोसिटी जबकि एक्सेलरेशन 0 है. तो जैसे इसको 0 करोगे बेटा तो 6t इज इक्वल्स टू 12 यानी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया. अब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो वेलोसिटी में. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 यानी आ गया आपके पास में 12 माइनस 24 प्लस 3. जब इसको सॉल्व किया तो माइनस 12 प्लस 3 यानी माइनस 9 मीटर ये आपके पास में निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो माइनस 9 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें दिया हुआ है बेटा कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है.
कब, t इज इक्वल्स टू 0 पर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आपको दिया हुआ है दैट इज 6t² माइनस टी क्यूब। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपको टाइम बताना है, कब टाइम बताना है, ठीक है, जबकि इसकी वेलोसिटी एक बार फिर से 0 हो जाए, ठीक है। तो शुरुआत में तो 0 है ही सी, t इज इक्वल टू 0 पे। अब आपको वो टाइम बताना है जबकि इसकी वेलोसिटी एक बार फिर से 0 हो जाए। तो पहले एक काम करो, इसका वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपस में आ जाएगा 12t माइनस ऑफ 3t²। क्या किया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। तो जैसे इसको 0 किया बेटा, तो मेरे पास में आ गया 3t बाहर ले लूँ तो अंदर 4 माइनस t इज इक्वल्स टू 0। तो या तो t का वैल्यू 0 होना चाहिए या फिर 4 माइनस टी का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 ऑलरेडी दे रखी है, तो नया टाइम क्या बना, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी दे रखी है आपको 20 प्लस 0.1 ऑफ t², और आपसे एक्सेलरेशन पे कमेंट करने को बोला है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, जब इसका करोगे तो 0.2 टाइम ऑफ t, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम हुआ ना। तो टाइम तो बदलेगा, टाइम बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म। सो दिस बॉडी इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है आपको कि y का वैल्यू है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस ऑफ डी टी पावर 4, ये वैल्यू दिया हुआ है आपको। और आपसे पूछा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी हो जाएगी dy बाई डी टी। तो आपने dy बाई डी टी किया तो वेलोसिटी आ गया कितना आपके पास में, 0, a का 0, bt का डिफरेंशिएशन b, ct² का डिफरेंशिएशन 2ct और dt पावर का 4 का 4 टाइम ऑफ dt क्यूब। अब आप पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे t का वैल्यू 0 पुट करा बेटा आपने, तो यहाँ पर आप पास में आ जाएगा सिंपल b, क्योंकि ये 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 वुड बी इक्वल्स टू b। ये पहला आंसर हुआ। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लो। तो डी बाई डी टी हो गया बेटा। जैसे डी बाई डी टी हुआ तो फिर से आप करोगे तो b का तो 0 हो जाएगा, तो 0, 2ct का 2c हो जाएगा, और इसका जब करोगे तो आप पास में बन जाएगा 12 dt पावर 2। अब एक्सेलरेशन भी बताना है इनिशियली, t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो ये आप पास में बन जाएगा 2c के इक्वल, और यही आपका आंसर बन जाएगा। इनिशियल का मतलब हमेशा निकाला करो कि जब टाइम का वैल्यू 0 हो। तो नॉर्मली हम लोग इनिशियल का मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 ही लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू at, राइट। और आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब आप देखते हैं तो ये वेलोसिटी की टर्म में लिखे हुए हैं। तो बेटा ये जो a है ना, ये कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ उसको अल्फ़ा मान लूँ, ताकि मैं एक्सेलरेशन से कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। तो मैंने अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ऐसा किया है कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास एक्सेलरेशन f इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू टी बन गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डी बाई डी टी बन गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा टी इंटू डी टी। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूँ तो t इज इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी मुझे u दी हुई है और t टाइम पर वेलोसिटी v पूछी है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपस में dv का वैल्यू आ जाएगा u से लेके v तक, और ये आ जाएगा अल्फ़ा t² बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। तो अपर लिमिट पुट करिए आपने तो v, लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस साइन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा t² बाई 2, यानी v का वैल्यू आ गया आपके पास में u प्लस at² बाई 2, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे यहाँ पे a कहाँ से आ गया सर, तो मैं बोलूँगा भैया a इसलिए आया क्योंकि मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ पर a को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया था। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर x का वैल्यू 0 है, और आपको दिया हुआ है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो अल्फ़ा रूट x के साथ वेरी कर रही है,
ठीक है, और आपको बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब पता कैसे लगा? ऑप्शन देख के पता लगा कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बतानी है। तो एक काम करें, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो जब भी कभी v फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ हो तो ये पॉपुलर है, मतलब नीट में, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं पता होगा कि एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v का वैल्यू अल्फा रूट एक्स। अब आपको बताया था मैंने डिफरेंशिएशन में, साफ साफ याद रखना कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू, रूट एक्स का वैल्यू होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर जब इसको फर्दर करोगे तो अल्फा रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये तो किसका हो गया? इसका, और अल्फा तो है ही सी। तो अब आप क्या देख रहे हो आपस में क्या बन रहा है? रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया। जब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बन गया अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ में के प्रोपोर्शनलिटी में वेरी करेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से बोल सकते हो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि टाइम जो है ना दैट इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, और आपसे पूछा है कि बताइए पोजीशन जबकि वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो भैया पोजीशन तो बाद में बताएंगे, पहले वेलोसिटी तो निकाल लें। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3। तो x का वैल्यू बन जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। जैसे ही किया तो 2 टाइम ऑफ t माइनस 3। अब वेलोसिटी को क्या करना है अपने को? 0। तो वेलोसिटी 0 कर दी तो t माइनस 3 का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया, तो t का वैल्यू बन गया 3। तो वेलोसिटी 0 कब हो रही है? वेलोसिटी 0 हो रही है एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब इस पर पोजीशन बतानी है, तो क्यों ना मैं काम करूँ, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड को पुट कर देता हूँ इसमें रूट एक्स प्लस 3 जो इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे t का वैल्यू 3 रखा, तो t का वैल्यू 3 रखते तो 3 इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 हो गया। 3 से 3 स्वाहा, यानी रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, ठीक है। और आपसे बोला है कि एक्सेलरेशन बताइए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पहले एक्सेलरेशन निकाले तो सही। तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। अब एक्सेलरेशन निकाल लें तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी 18t प्लस 14। और आपको बताना है कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18 प्लस 14। जब 18 प्लस 14 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है। तो एक काम करें, वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले से। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2t। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली t। तो पहले हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गई, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा। तो आंसर ये बन जाएगा कि एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन है at प्लस bt स्क्वायर माइनस ऑफ ct क्यूब, और आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो dx बाई dt जैसे ही करोगे तो इसका तो हो गया a, दूसरे का हो गया 2bt, और तीसरे का हो जाएगा 3ct स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें दिया हुआ है कि पोजीशन जो है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b टी स्क्वायर, जहाँ पर a का वैल्यू दे रखा है 15 और b का वैल्यू दे रखा है आपको 3। तो यहाँ पुट कर दोगे तो x का वैल्यू आ गया 15 प्लस 3t स्क्वायर, और आपसे वेलोसिटी पूछी है। तो जब वेलोसिटी पूछी है तो पहले वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका तो हो गया 0 और इसका बन जाएगा 6t। और कब पूछी है? एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू जैसे 3 पुट किया तो आप पास में आ गया 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया बेटा कि एक्सेलरेशन है आपके पास में 2 टाइम ऑफ t माइनस 1,
और आपसे पूछा है वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी बनानी हो, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो यहाँ से मैं dv की वैल्यू को लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ t माइनस 1 इंटू dt। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो तो t इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और t टाइम यानी कि कितने टाइम पर, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी है। तो v का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 2 टाइम ऑफ t²/2 माइनस टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप पास में बन रहा है ये सिंपली t² माइनस ऑफ 2t, 0 से लेके 5 तक। तो t² यानी 25 माइनस 2 इंटू 5 यानी 25 माइनस 10 यानी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तुम्हें क्या चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब तुम्हें एक्सेलरेशन एक नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि अगर तुम्हारा ऑप्शन से कर लेते हैं कि देखो पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है y इज प्रोपोर्शनल टू t⁻3। अब आप बोलेंगे t⁻3 कैसे आया, कि भाई पहले टर्म में t² है, दूसरे टर्म में t है, तो t² इंटू t करोगे तो t⁻3 बनेगा। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू t² बन जाएगा। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्सेलरेशन निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू t बन गया। कांस्टेंट हुआ, नहीं हुआ क्योंकि टाइम पे प्रोपोर्शनल है, तो ये बन गया नॉन यूनिफॉर्म। तुम्हें तो यूनिफॉर्म चाहिए और कांस्टेंट भी चाहिए, तो यानी कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है y इज प्रोपोर्शनल टू, देखो एक टर्म में, एक ही टर्म में उसमें t दिखा हुआ है, तो आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी इज जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल आ गई, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया। अब इस क्वेश्चन में तुमको ये नहीं बोला था, तुम्हें चाहिए था कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन, ठीक है, 0 नहीं चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन पर जाओगे तो पहली टर्म में t लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में t लिखा हुआ है, यानी y प्रोपोर्शनल टू t² लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, 2t यानी t लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन जो है वो अब प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम एक्सेलरेशन की फाइनाइट एंड कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया कौन सा ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, फाइनाइट कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा ऑप्शन बताता है, तो ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहला वाला x इज प्रोपोर्शनल टू t⁻⁻2, ठीक है। जब इससे वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर तो t⁻⁻3 बन जाएगा, फिर एक्सेलरेशन करोगे तो फिर t⁻⁻4 बन गया, यानी यहाँ तो रायता फैलता ही जा रहा है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट में देखो बेटा, प्रोपोर्शनल टू t⁻3 आ रहा है, हाईएस्ट पावर ले लो, ठीक है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t² आएगी, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t आएगा, फिर से फाइनाइट कांस्टेंट नहीं हुआ, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे चले जाओ, पोजीशन प्रोपोर्शनल टू t² आ रहा है, यानी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगी, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट टर्म आएगी, तो फिर ये जो एक्सेलरेशन बना ये फाइनाइट भी बना और कांस्टेंट भी बना, और यही तो आपको चाहिए था, इसलिए थर्ड ही ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि पोजीशन का वैल्यू है u इंटू t-2, ठीक है, प्लस a को मैं अल्फा लिख रहा हूँ क्योंकि a फॉर एक्सेलरेशन होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, तो अल्फा इंटू t-2 का होल स्क्वायर। अब आपसे एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट पूछा है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, तो सिंपली क्या आ जाएगा, u इंटू t-2 का तो 1 हो गया, फिर अल्फा इसका करोगे तो 2 टाइम ऑफ t-2, राइट। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो u प्लस 2 अल्फा इंटू t-2, ये आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो u का तो 0 हो गया, प्लस 2 अल्फा, t-2 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, या फिर अब मैं वापस से अल्फा को a से रिप्लेस करूँ तो एक्सेलरेशन इज 2a, यही आपका आंसर आ जाएगा।
सो गाइज दिस वन वॉज द पार्ट 1 ऑफ आर काइनेमेटिक्स वर्कशीट, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो पार्ट 2 आप नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा उसका।